नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में राज्यसभा चुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। 6 सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इनमें 3 एनडीए जबकि 3 महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, जबकि जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह और महेंद्र प्रसाद शामिल हैं, जबकि आरजेडी ने मनोज झा और अशफाक करीम को टिकट दिया है। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त दोनों गठबंधनों के नेता मौजूद रहे। जेडीयू उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जो चौथी बार राज्यसभा जाएंगे। इससे पहले वे 2000, 2006 और 2012 में राज्यसभा सदस्य चुने जा चुके हैं। जेडीयू के उम्मीदवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, जो दूसरी बार राज्यसभा जाएंगे। वहीं जेडीयू के दूसरे उम्मीदवार किंग महेंद्र 7वीं बार राज्यसभा जा रहे हैं। वे अलग अलग पार्टियों से राज्यसभा जा चुके हैं, जबकि महागठबंधन के तीनों उम्मीदवार मनोज झा, अशफाक करीम और अखिलेश प्रसाद सिंह पहली बार राज्यसभा जाएंगे। सभी उम्मीदवारों ने सदस्य चुने जाने पर संसद में बिहार की आवाज उठाने की बात कही। और यहां भी नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बदलाव के लिए जनता के आशीर्वाद के साथ काम कर रही है, जिसके मूल में है ईमानदारी, शुचिता और प्रामाणिकता। ये पूरी हमारी सोच है। तो इस सोच को और मैं आगे बढ़ाऊं राज्यसभा के अपनी नई इनिंग में। इसके लिए मैं पार्टी का अभिनंदन करता हूं, एनडीए का अभिनंदन करता हूं और साथ साथ नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, उनका भी साधुवाद करता हूं कि आज एक टीम वर्क के रूप में हम लोगों ने साथ साथ नामांकन किया। और मैं चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में भी बिहार को और ज़रूरत हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे कौशल विकास के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, जो भी बिहार की समस्या हो उसको मजबूती से उठाने का वहाँ आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी का, माननीय राबड़ी यादव जी का। हम आदरणीय राबड़ी देवी जी को भी धन्यवाद देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं और कांग्रेस के सभी सम्माननीय विधायक साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। 9 साल एक सवाल, ये कहानी है 7वीं बार राज्यसभा सांसद बनने जा रहे बड़े उद्योगपति किंग महेंद्र की, जिन्होंने पिछले 9 साल में किसी भी एक भी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। बावजूद इसके एक बार फिर जेडीयू के टिकट पर राज्यसभा जा रहे हैं। सवाल यह है कि राज्यसभा के ये किंग हैं या राज्यसभा ही किंगों की है। तस्वीरों को देखिए। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद और वशिष्ठ नारायण सिंह के बीच में एनडीए के तीसरे उम्मीदवार किंग महेंद्र बैठे हुए हैं। बड़ी बात है कि किंग महेंद्र, जो ना ठीक से सुन पा रहे हैं, ना ठीक से बोल पा रहे हैं, शपथ पत्र भी जैसे तैसे पढ़ा। खैर, जैसे तैसे नामांकन किया और छठी बार राज्यसभा का टिकट पॉकेट में लेकर घर निकलने लगे। जब 9 सालों में सदन में पूछे गए उनके सवाल पर सवाल हुआ तो जवाब को अधूरा छोड़ ही समर्थक किंग को लेकर चलते बने। इस बार आप फिर राज्यसभा जा रहे हैं। किन सवालों को आप उठाएंगे राज्यसभा में? किन सवालों को राज्यसभा में उठाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। किन सवालों को उठाएंगे राज्यसभा में? I am a studious person. I can raise question on any subject. आप 9 साल में मात्र एक सवाल पूछे हैं राज्यसभा में। गलत कह रहे हैं आप राज्यसभा में 9 साल में मात्र, किंग महेंद्र जी, आपने मात्र एक सवाल किया है राज्यसभा में 9 साल में। दरअसल सदन में किंग महेंद्र की उपस्थिति तो 83% है, लेकिन 9 सालों में सवाल किए मात्र एक, वो भी दिल्ली के डीडीए से जुड़ा हुआ। जब प्रदेश अध्यक्ष से किंग महेंद्र की उम्मीदवारी पर सवाल किया गया तो उनका जवाब भी सुन लीजिए।
किंग महेंद्र जी को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने पिछले 9 साल में मात्र एक सवाल किया है राज्यसभा। सवाल है कि किंग महेंद्र जी हमारे सिटिंग मेंबर हैं और ये कोई सवाल नहीं है कि एक सवाल क्या है, लेकिन वो सदन अटेंड करते हैं, मैं इतना जानता हूँ। कहने को तो जेडीयू सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टी है, लेकिन 9 सालों से राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद ने सिर्फ एक सवाल पूछे, उसके बावजूद एक बार फिर उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो क्या माना जाए कि किंग महेंद्र का बड़ा उद्योगपति होना, बड़ी दवाई कंपनी का मालिक होना ही राज्यसभा के टिकट की गारंटी है? उच्च सदन राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद, गाहे बगाहे इनके औचित्य पर सवाल खड़े होते रहता है। अब देख लीजिए, 9 साल एक सवाल, लेकिन सवाल जनता के और उनके सरोकारों का नहीं है, सवाल है बैकडोर से सांसद बनकर रसूख का। कैमरामैन अशोक के साथ रूपेश कुमार, ईटीवी न्यूज़, पटना। राज्यसभा के लिए मतदान की तारीख 23 मार्च है, लेकिन 6 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार हैं, जिससे मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी और नामांकन करने वाले सदस्यों के चुने जाने की घोषणा औपचारिकता है। देश भर में 58 सीटों पर हो रहे चुनाव से राज्यसभा का स्वरूप भी बदला बदला रहेगा। 16 राज्यों के 58 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के बाद उच्च सदन की तस्वीर बदलेगी। उच्च सदन में एनडीए सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकता है। साल 2018 में एनडीए के सांसदों की संख्या 95 तक पहुंच जाने की उम्मीद है और इसमें नीतीश का एनडीए में शामिल होना भी एक अहम कड़ी है। और इस बार के राज्यसभा चुनाव का सबसे बड़ा महत्व क्या है कि देश भर से बीजेपी और एनडीए के बड़ी संख्या में लोग जीतने वाले हैं और राज्यसभा का स्वरूप बदलने वाला है। हालांकि एक तरफ बीजेपी जोर आजमाइश में लगी है, तो वहीं आरजेडी उम्मीदवार मनोज झा नए सामाजिक ताने बाने में लालू यादव के सपने को जीने की ख्वाहिश से सजे हैं। तमाम सामाजिक न्याय समाजवाद के प्रतिबद्ध दल एक ताने बाने में एक साथ रहे, एक ऐसी माला पिरोए जो माला नागपुर के संघ के विधान और मनुवादी फांसीवाद के चरित्र पर भारी पड़ जाए। वहीं 25 साल से मरणासन स्थिति में पड़ी कांग्रेस के लिए भी 2015 का विधानसभा चुनाव भाग्योदय ही साबित हुआ। इसी के बल पर आरजेडी के सहयोग से उनका एक सदस्य राज्यसभा पहुंच रहा है। बहुत दिन से कांग्रेस बहुत पहले से में और कांग्रेस खत्म करने में मोदी जी लगे हुए हैं और कांग्रेस लगातार बढ़ रही है। अब तक की बीजेपी की जीत और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की संभावनाओं के लिहाज से एनडीए राज्यसभा बहुमत के मिशन 2020 में लगी है और ये इस लिहाज से भी साफ है कि सामाजिक न्याय की बात करते सूबे के सभी राजनीतिक दलों ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं उनमें 5 नगरी जाति के और 1 अल्पसंख्यक समाज का है। ईटीवी न्यूज के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। सिवान का बढ़हरिया ब्लॉक दफ्तर आज रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा और प्रखंड प्रमुख सबुकतरा खातून के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों को चोट आई है। बताया जा रहा है कि किसी योजना को लेकर दोनों में विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। योजना रजिस्टर मांगे थे, उस गुस्सा होकर हमको थप्पड़ मारने लगे। झगड़ा का मुख्य कारण था कि प्रमुख साहिबा ने मेरे प्रखंड विकास पदाधिकारी से योजना रजिस्टर मांगी तो वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी आग बबूला हो गए और मेरे प्रमुख साहिबा पर भी और उनको जो है ना एक थप्पड़ जड़े और वो मेरे प्रमुख साहिबा जब वहीं पे बेहोश हो गई, तब तक हम लोग जो है वहाँ पे छुड़ाने के लिए काम किए तो वीडियो साहब जो है हमको ऐसे मारे हैं कि हमको भी सर में चोट लगे। बीटेक के रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में पटना के मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। छात्र रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। रिजल्ट में सुधार को लेकर छात्र 20 दिनों से कॉलेज प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा किया।
घटिया दिया है। और एक तो 31 जुलाई को हम लोग का एग्जाम खत्म हुआ और 9th मंथ में रिजल्ट हम लोग का आउट हुआ, और आउट होने के बाद इतना घटिया रिजल्ट है। मौलाना आजाद में 95% बच्चे फेल हैं। एक ब्रांच वाइज बोला जाए तो EEE में लगभग 60 लड़कन है, उसमें से 50 लड़कन पास करके भी फेल किया जा रहा है, फिर दोबारा एग्जाम देने का अलाउ किया, कैसे पॉसिबल है? अगर फेल होते भी तो एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में बैक लगता, और बैक लगता भी तो 5 मार्क्स है, लाइक 25 पास मार्क्स है, तो मुझे मिनिमम 20 आता। अररिया के फरबिसगंज कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव में स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। सभी गुट आपस में ही भिड़ गए और मतदान केंद्र पर तोड़फोड़ भी की। कॉलेज के सभी 10 बूथ में तोड़फोड़ की गई और बैलेट बॉक्स में भी पानी डाल दी। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस से भी उग्र छात्रों ने नोकझोंक की। ये छात्रों का मौलिक अधिकार का जीत था, पर कुछ यहाँ पे असामाजिक और राजनीतिक तत्व के ऐसे लोग हैं जो छात्र संघ चुनाव में उनको ये जीत उनको विद्यार्थी परिषद की जीत की डर सता रही थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बैलेट पेपर को फाड़ा और जबरन यहाँ पे विद्यार्थियों को खदेड़ा और यहाँ पे चुनाव को बाधित करने का क्या किया। और इतना ही नहीं, कॉलेज प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, हम छात्रों के साथ यहाँ पे हम लोगों के साथ में अपराधी हरकत देखते रही थी। हम लोग पुलिस ऐसे आए थे, पुलिस बल, और एक उस समय आए थे दरोगा, वो आए हुए थे, और ये 10,000 विद्यार्थी को कंट्रोल करना उनके बस की बात। हम लोग बार-बार जब देखे कि थोड़ा और अनरूली हो रहा है तो बार-बार हम लोग करते रहे, थाना भी फोन किए, DSP साहब को फोन किए। 22 फरवरी को पटना के जक्कनपुर में हुई गोलू की हत्या का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि युवक अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तभी बाइकर्स गैंग के सदस्यों ने उसे गोली मार दी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। और इस घटना के बाद कैसे वहां पर अफरा तफरी मच गई, पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई है। छपरा के जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। एक छात्र संगठन ने 30 करोड़ के गबन का खुलासा किया है। राजभवन ने जनवरी में ही शिक्षा विभाग को इस मामले की जांच का आदेश दिया था, लेकिन अब तक ना तो जांच शुरू हुई और ना ही गोरखधंधा रुका। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। 2000 कर्मचारी हैं जो अपने वेतन निर्धारण से अधिक वेतन ले रहे हैं। जिनकी नियुक्ति क्लर्क पे हुई है वे लाइब्रेरियन इंचार्ज बन गए हैं। जिनकी नियुक्ति दूसरे किसी संस्थान पे है वे दूसरे जगह रहकर वेतन ले रहे हैं। ऐसा बहुत सारा मामला है जो मैं आपको समकक्ष नहीं रख सकता, क्योंकि भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। कंपनी की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में पता चला है कि 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट में मानकों और नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि अधिकारी इससे साफ इनकार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा है, लेकिन सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी सिटी को स्मार्ट बनाने की जगह स्मार्ट तरीके से भ्रष्टाचार करने में जुट गए हैं। नगर निगम की ओर से गठित स्मार्ट सिटी कंपनी के इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 में वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। मसलन 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट में कार्यशैली और मोड ऑफ पेमेंट पर खड़े हुए सवाल, मानकों को नजरअंदाज करते हुए भुगतान किया गया, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनियों का प्रोफाइल और स्किल सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, स्मार्ट सिटी कंपनी में एनरोल्ड एजेंसियों से उनका पैन कार्ड नहीं लिया गया, कंपनी की ओर से खरीदे गए आईपैड, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम गायब। गड़बड़ी सामने आने के बाद नगर निगम पार्षद एक सुर में सवाल करने लगे हैं। इसको गहराई से देखा जाए, इसकी जांच कराई जाए और ऑडिट का रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से किया जाए। ये स्मार्ट सिटी में महा घोटाला है कि परचेजिंग कितना का है, कितना में टेंडर हुआ, कितना में ये हुआ, हम लोग भी स्पष्ट जानकारी लेंगे। ये स्मार्ट सिटी ने एक गंदा सिटी बना के रख दिया है। इतनी खुशी हुई थी, उससे ज़्यादा दुख हुआ है अभी। और निगम का जो ये हालत सुस्तीपन देख रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा ही दुख पड़ा है। हैरानी की बात है, करोड़ों की योजनाओं में घपला उजागर होने के बाद भी नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीणा ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी किसी गड़बड़ी की बात को सिरे से खारिज करते हैं। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो
कार्यालय के अपने पर्पज़ के लिए कि हम लोग कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंटरनल ऑडिट होता है। तो इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है कि आपने बिना खर्चा किया भुगतान कर दिए, नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं। स्मार्ट सिटी के लिए कई तरह की खरीदारी करनी थी, जिसके लिए पीडीएमबी का गठन किया जाना था, लेकिन बोर्ड के गठन से पहले ही खरीदारी कर ली गई, जिससे कहीं न कहीं धांधली की बू आ रही है। ईटीवी न्यूज के लिए भागलपुर से राहुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार से उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरसिटी एक्सप्रेस का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंडुआडीह से पटना के लिए इंटरसिटी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ट्रेन का परिचालन कल से तय समय पर हुआ। यात्रियों का धन्यवाद स्वीकारते हुए और उनका अभिनंदन स्वीकारते हुए आज इस गाड़ी को ये ऐतिहासिक शिक्षा। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर देखिए जोहार झारखंड। लेकिन आपको बता दें 16 मार्च से बदल रहे हैं हम। नया तेवर, नया क्लेवर, नया रूप, नया रंग। देखते रहिए ईटीवी बिहार झारखंड।